त्रासदी ने ताइयो असानो पर अपना कहर बरपाया। जब वह अपने पूरे परिवार को एक कार दुर्घटना में खो बैठा, वह अकेला बचा था, और जब वह अपने परिवार के अंतिम संस्कार पर बैठा था, वह सोचता है कि कोई किसी चीज की सच्ची अहमियत को तभी महसूस करता है जब वह उसे खो देता है। वह अपने बचपन के दोस्त मत्सुमी योजाकुरा को रोते हुए देखता है और खुद से सवाल करता है, अगर उसने कभी किसी कीमती चीज से बंधन बनाया होता तो वह क्या होता? क्या वह बस इसे खो नहीं देगा? अचानक मुत्सुमी की मौत की छवि उसे डराती है। वह उसका एकमात्र असली रिश्ता है जो बचा है, और वह इसे खोने का विचार भी नहीं सह सकता। उसे रोकने के लिए संघर्ष करते हुए वह आंसू रोकता है। सालों बाद मुत्सुमी उसे देखती है और महसूस करती है कि वह डरा हुआ है। वह उसका हाथ थामती है और उसे आश्वासन देती है कि वह कहीं नहीं जा रही है। दुर्घटना के बाद ताइयो अपने सहपाठियों से दूर हो जाता है। अक्सर वह अपने आप में ही रहता और उनकी मौजूदगी से ही वह चौंक जाता। यहाँ तक कि जब वे उसे फुटबॉल के अभ्यास मैच में आमंत्रित करने की कोशिश करते हैं, चाहे वह दोस्तों का समूह हो या स्कूल के बाद कराओके, वह उन्हें मना कर देता है। आज उनकी 10वीं बार कोशिश है कि वह उनके साथ शामिल होने के लिए मान जाए, और ताइयो ने उन्हें एक लड़की की तरह ठुकरा दिया जो मुश्किल से पाने वाली हो। उसके दोस्त उसे याद दिलाते हैं कि 1 महीने से ज्यादा हो गया है कि वे एक ही क्लास में आ गए हैं, लेकिन इस दौरान पुराने समय की तरह वे लोग एक साथ नहीं हो पाए। यह दुखद है। कठिनाई। एक दोस्त अपना ध्यान टेयो की ओर लाता है, जो एक नर्वस रैक बन चुका है और शाब्दिक रूप से मुंह से झाग निकल रहा है। वह कुछ ही सेकंड में बेहोशी में जाने के कगार पर है, जो यह संकेत है कि उसके दोस्तों को पीछे हट जाना चाहिए। वे चले जाते हैं। वे अगले दिन फिर से कोशिश करने का निश्चय करते हैं। टियो को बुरा लगता है क्योंकि वह उन्हें ना कहने पर खुद को दोषी मानता है, भले ही वह उनसे नफरत नहीं करता। दरअसल वह खुश है कि उन्होंने उनसे पूछा, लेकिन उसके अपने कारण हैं। उसी समय मुत्सुमी आती है और पूछती है कि क्या उसने अपने दोस्तों को फिर से ठुकरा दिया। आश्चर्यजनक रूप से तेहियो बिना किसी घबराहट के उससे आसानी से बात कर सकता है, क्योंकि तेहियो हमेशा काम में व्यस्त रहता है। उसके पास खुद के लिए खाना तैयार करने का समय नहीं होता। तो मुत्सुमी अक्सर अपना दोपहर का भोजन तैयार करता है और उसे एक चेतावनी के साथ देता है कि वह अपनी सब्जियों को छोड़े नहीं। वह ताइयो की स्थिति और उसकी सामाजिक शिष्टाचार का पालन न करने की इच्छा शक्ति पर अफसोस करती है, जैसे कोई सामान्य माँ करेगी। ताइयो उसे जल्दी से याद दिलाता है कि वह ऐसे बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह भी एक लड़के को ठुकरा चुकी है जबकि वह स्मार्ट था। सॉकर टीम के कप्तान को देखते हुए मुत्सुमी इसे जल्दी से टाल देती है और उसे सलाह देती है कि उसे आगे बढ़ना होगा, या स्वर्ग से देख रहे उसके माता पिता दुखी होंगे। वह लंच खोलती है और उसे एक अंडा रोल खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन ताइयो इसे खा पाने से पहले उनके शिक्षक हिराकावा अपने अति उत्साही व्यक्तित्व के साथ वह निवाला चढ़ कर जाता है और इसके स्वाद की प्रशंसा करता है, लगभग एक खाने का आनंद अनुभव कर रहा। मुत्सुमी चिढ़ जाती है और उससे पूछती है कि वह वहाँ क्यों है जब उसे एक विदेशी व्याख्यान के लिए व्यापार पर होना चाहिए था। हिराकावा घमंड से जवाब देता है कि उसने उसके खाने को इतना याद किया कि उसने अपनी योजना बदली और जल्दी घर वापस आने का फैसला किया। बात करो तो ज्यादती, वह घर पर नहीं रहता। वहाँ रुक जाते हैं। मुत्सुमी के सफेद बालों की डोरी की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि वह उसके गाल से अपना गाल रगड़ना चाहेंगे। वह केवल तब रुकते हैं जब मुत्सुमी उन्हें उत्पीड़न की रिपोर्ट करने की धमकी देती है। फिर वह घमंड से मुस्कुराता है और ताइयो से कहता है कि स्कूल के बाद उसे अपने दफ्तर में मिलने आए, जिससे ताइयो घबरा जाता है, पर मुत्सुमी चुप रहता है। स्कूल खत्म होने के बाद ताइयो उप प्रिंसिपल के कार्यालय में जाता है, जहाँ वह हिराकावा के साथ एक बहुत ही अजीब चाय पार्टी करता है। जो व्यक्तिगत स्थान की अवधारणा को नहीं समझते, वह तब और भी संदिग्ध छवि बनाते हैं जब वह ताइयो को अपने फोन पर मुत्सुमी की गुप्त शॉट्स का संग्रह दिखाते हैं। जबकि वह मुत्सुमी की अपनी पसंदीदा तस्वीर को दिखाता है, टेयो को लगता है कि हिराकावा कितना विकृत है और उसे जरूर रिपोर्ट करना चाहिए। लेकिन जब हिराकावा उसे मुत्सुमी के छोटे होने के समय की तस्वीरें दिखाना शुरू करता है, तब ताइयो घबराने लगता है। ताइयो के मोटे सिर को समझने में कुछ सेकंड लगते हैं। आखिर शिक्षक मुत्सुमी की बचपन की तस्वीरों के साथ कैसे पहुंच गया? हिराकावा घोषणा करता है कि वह सभी अवांछित पुरुषों से मुत्सुमी की रक्षा कर रहा है। वह तीसरे साल के बच्चे का जिक्र करता है जिसने हाल ही में मुत्सुमी को प्रपोज किया था और किस तरह उसने उस बच्चे से विनम्रतापूर्वक मुत्सुमी से दूर रहने को कहा था। वह बच्चों की आंखें ढककर उन्हें अपने शिक्षक को पहचानने से रोकने का अनुग्रहपूर्ण तरीका अपनाता है और फिर पूरी ताकत से उस पर हमला करता है। ताइयो अचानक सख्त हो जाता है क्योंकि वह समझ जाता है कि हिराकावा कितना खतरनाक आदमी है। जैसे कि उम्मीद थी, हिराकावा अपनी तलवार निकालता है और ताइयो की ओर इशारा करता है क्योंकि वह उनकी दोस्ती से ईर्ष्या करता है। ताइयो जोर से पसीना बहाते हैं और महसूस करते हैं कि वह हिल नहीं सकते। वह डरता है कि मुत्सुमी खतरे में हो सकता है जब तक वह हिराकावा को उसे अपनी छोटी बहन के रूप में संबोधित करते सुन नहीं लेता। लेकिन उसके भाई जैसे प्रेम से पहले वह ताइयो के लिए अजीब और खतरनाक बन जाता है। एक चांदी के बालों वाली महिला जो गुड़िया के रूप में सजी हुई थी, खिड़की पर अचानक प्रकट होती है और चकाचौंध कर देने वाली रोशनी का उपयोग कर ताइयो को बचाती है। जब ताइयो अपनी आंखें खोलता है, वह कई चेहरों को अपने सामने पाता है। वह मुत्सुमी पहला है जो उससे मिलता है, लेकिन जब वह महसूस करता है कि वह चेहरों या जगह को पहचान नहीं पा रहा है, वह लगभग हार मान लेता है, खो देता है, उनसे काफी दूर खुद को खींच लेता है। वह पूछता है कि वे कौन है। मुत्सुमी शांति से समझाती है कि वहाँ मौजूद लोग उसके भाई बहन हैं। ताइयो को बचाने वाली चांदी के बालों वाली महिला मुत्सुमी की बड़ी बहन फुताबा है। वह अपने बड़े भाई शिंजो का परिचय देती है, जो तकनीकी चतुर बड़ी बहन शेन, एक प्रो गेमर कूल केंगो, बहुत शर्मीली लेकिन सुपर स्मार्ट ननाओ, और उनका पहरेदार कुत्ता गोलियत, जो ईमानदारी से एक काली बिल्ली की तरह दिखता है। वह खुलासा करती है कि वह एक जासूस परिवार का हिस्सा है। आंखें। अब जबकि उसने उसे अपने परिवार के बारे में रहस्य बता दिया है जिसे उसे 10 साल से अधिक समय तक छुपाए रखना पड़ा, वह महसूस करती है ताओ राहत महसूस करता है। हालांकि जानकारी की अधिकता के कारण वह घबरा जाता है।
क्योंकि जिसे वह समझता था कि एक परिवार बैंगन और मूली का व्यापार करता है, वह वास्तव में बंदूकों और सूचनाओं से निपटता था। ताइयो को मुत्सुमी की अभी कही गई कोई बात पर विश्वास नहीं है और इसे मजाक समझकर वह शिंजो की एक बंदूक उठाता है और हवा में फायर करता है, जिससे वह खुद ही और भी ज्यादा डर जाता है। फ्रीलांसर जासूसों के रूप में उनकी रेटिंग्स काफी अच्छी हैं। अंत में उनके सबसे बड़े भाई कावाकायरो होते हैं, जो हुराकावा निकलते हैं। वह मूल रूप से जासूसों के बीच एक स्टार है और उनकी लोकप्रियता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वह हो सकता है विकृत, लेकिन लड़ाई क्षमता और बुद्धिमत्ता के मामले में वह उनके परिवार में सबसे अच्छा जासूस है। ताइयो हालांकि वह उलझन में है और सवाल करता है कि फिर वह कायो का निशाना क्यों बना। परिवार ने स्पष्ट किया कि उन्हें सूचना मिली थी कि मुत्सुमी की जान को खतरा है। किसी ने उसकी जान लेने की साजिश रची थी। फुताबा समझाती है कि कई साल पहले एक घटना के दौरान मुत्सुमी को कायो के कारण एक जानलेवा चोट लगी थी। मुत्सुमी के बालों में जो धारियां हैं वो उस दुर्घटना से उपजे तनाव का अवशेष है। उस दिन के बाद से कावाकायरो का अपराध बोध उसे मुत्सुमी के प्रति एक असामान्य हद तक जुनूनी बना दिया है। इसीलिए उसने अपना नाम बदला और उसकी निगरानी रखने के लिए उसके स्कूल में नौकरी ली। उस पर लेकिन उसका जुनून इतना है कि वह सब कुछ में हस्तक्षेप करते हैं, उसके दैनिक जीवन से लेकर उसके निजी निर्णयों तक। एक मुत्सुमी रक्षक राक्षस जो तेइयो को उसके प्रति नफरत के बावजूद छूट दे रहा है, लेकिन अब उसके पास तेइयो को खत्म करने का और भी कारण है जब उसे प्राप्त हुआ। फुताबा अपने मूर्ख भाई के बारे में ताइयो से माफी मांगती है। अचानक अलार्म बज उठता है, जिसका मतलब है कि कावाकायरो घर आ गया है। भाई बहन ताइयो को आश्वासन देते हैं कि वह उनके साथ सबसे सुरक्षित है और उन्होंने प्रवेश द्वार से लेकर जहां तक वे इकट्ठा हुए हैं लिविंग रूम तक सभी जगह जाल बिछा रखे हैं। सहोदर तैयार हैं और अपने भाई को एक सबक सिखाने के लिए उत्सुक हैं। हालांकि उनके पास सफल होने का केवल 30% मौका है, फिर भी वे नीचे नहीं आते। उनमें से एक को 6 महीने की रिकवरी की आवश्यकता पड़ने की संभावना 42% है और घर जल जाने की 25% संभावना। ताइयो को हिचकिचाते देख फुताबा खुलासा करती है कि उसके बचने का एकमात्र तरीका मुत्सुमी से शादी करना है। घरेलू संधि के शांति के अनुसार कोई भी परिवार के सदस्य को दूसरे परिवार के सदस्य को हानि पहुंचाने की अनुमति नहीं है। शादी के लिए उन्हें बस परिवार की चेरी ब्लॉसम अंगूठी एक्सचेंज करनी होगी। जो हर परिवार के सदस्य पहनते हैं वह अंगूठी दोहरी पट्टी वाली होती है और जिस क्षण कोई अपने जीवन साथी को आधा हिस्सा देता है उनकी शादी आधिकारिक रूप से हो जाती है। साथ ही वे कायो के क्रोध से टेयो को बचा सकते हैं और यह कावाकायरो के लिए अपनी बहन के मुंह से उबरने का एक अवसर के रूप में काम कर सकता है। ताइयो एक निर्णय से जूझ रहा है, इसलिए मुत्सुमी कदम रखती है और कहती है कि वह ताइयो से शादी नहीं कर सकती क्योंकि वह अभी अभी अपने परिवार को खो चुका है और अभी भी अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने का संघर्ष कर रहा है। वह महसूस करती है कि ताइयो को उनके परिवार में शामिल करने के लिए सहज रूप से पूछना उसके लिए क्रूर होगा। उसे फुताबा असंवेदनशील होने के लिए माफी मांगती है और जब वे स्थिति का सामना करने की तैयारी करते हैं तो कायो आराम से शिकायत करते हैं कि उन्हें बाहर रखा गया है। सभी ने उसकी आगमन की भनक तक नहीं पाई। फुताबा ने कावाकायरो को तेयो से दूर रहने की चेतावनी दी, लेकिन कावाकायरो ने युद्ध की घोषणा की और कहा कि वह पीछे नहीं हटेगा जब तक तेयो को निर्दोष साबित नहीं किया जाता है। निर्दोष फुताबा का सब्र टूट जाता है और वह कावाकायरो को उसकी टाई से पकड़कर लस्सों की तरह घुमाती है और फिर उसे सोफे पर पटक देती है। नानाओ और शिंजो मिलकर कावाकायरो पर हमला करते हैं, लेकिन कावाकायरो बहुत शक्तिशाली है और मुस्कुराते हुए वो कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, इसलिए वह उनके साथ किसी और समय खेलेंगे। फौरन ही वह उनके हमलों को विफल कर देता है और उनसे ताइयो को सौंपने को कहता है। अपने तेज धार धागे जैसे हथियार का उपयोग करके घर को गिराने की धमकी। फुताबा कावाकायरो पर अपने हवा के हमले से आक्रमण करती है, लेकिन कावाकायरो उसे अपने स्टील के मकड़ी में बांध देता है इससे पहले कि वह समझ पाए। अगला शिन कावाकायरो को गेमिंग हमलों और उड़ने वाले गोलों का उपयोग करके रोकने की कोशिश करता है, जो कावाकायरो पर गोलीबारी शुरू करते हैं। इस बीच केंगो और मुत्सुमी तेइयो को एक छिपे हुए कमरे में ले जाते हैं और केंगो अपनी जैकेट उतारते हैं। दरवाजा बंद करने से पहले मुत्सुमी मुस्कुराती है और उसे आश्वासन देती है कि वह कहीं नहीं जाएगी। कावाकायरो जल्द ही आता है और मुत्सुमी के भेस को तुरंत पहचान लेता है। उसे याद दिलाता है कि उसे अभी भी अपनी तकनीक पर काम करने की जरूरत है। तेइयो सब कुछ अपने छिपे हुए कक्ष से देखता है, खुशी महसूस करता है। असहाय मुत्सुमी कावाकायरो से उसके रक्त पिपासा को छोड़ने की अपील करती है, जिस पर कावाकायरो सहमत होते हैं और ताइयो के साथ कुछ भी करने का वादा नहीं करते। लेकिन बदले में वह चाहता है कि मुत्सुमी घर में ही रहे ताकि और मुसीबत न आए। उसने उसे इंटरनेट का उपयोग करने से भी मना किया है। स्कूल, उसके दोस्तों और रोमांस को देखना, वह उसकी जिंदगी से सारा मजा निकालना चाहता है और उसे सुरक्षा के नाम पर दुखी करना चाहता है। कावाकायरो मुत्सुमी को गले लगाने के लिए आगे बढ़ती है और जब उसे पकड़े हुए ब्लेड से उसका मांस छेदा जाता है तो वह परवाह नहीं करता। मुत्सुमी के पास न मानने का कोई विकल्प नहीं है और जैसे ही वह मान जाती है, ताइयो चेंबर से बाहर आ जाता है और कावाकायरो से मांग करता है कि वह मुत्सुमी को जाने दे, लेकिन कावाकायरो उसे नजरअंदाज कर देता है। ताइयो समझता है कि कावाकायरो को भी उस व्यक्ति को खोने का डर होना चाहिए जिसे वह प्यार करता है, लेकिन वे यह भी जानते हैं कि इससे उनके प्रियजन को उनसे डरने की स्थिति नहीं आनी चाहिए।
इसलिए वह मुत्सुमी को पहली योजना के साथ आगे बढ़ने की पेशकश करता है जो फुताबा ने उन्हें दी थी। वह महसूस करता है कि वह इसे स्वीकार कर सकता है क्योंकि मुत्सुमी ने वादा किया था कि वह नहीं जाएगी कहीं भी, जो उसे फिर से विश्वास करने का आत्मविश्वास देता है। मुत्सुमी सहमत होती है और अपनी अंगूठी का ऊपरी बैंड अलग करके टेयो की ओर फेंक देती है, लेकिन वह इसे पकड़ने से पहले किवाकिरो अपने धागों का इस्तेमाल करके तमाए तक पहुंचने से रोक देते हैं। लेकिन तायो स्टील की डोरियों से मुक्त हो जाता है और अंगूठी को पकड़ लेता है। भले ही इससे उसका हाथ कई जगह कट जाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि अपने सबसे अच्छे दोस्त का कर्ज चुकाने का समय आ गया है, जिसने हमेशा उस जैसे निराशाजनक अवशेष की रक्षा की है। दो अब से वादा करता है कि वह खून से सनी अंगूठी पहनकर मुत्सुमी की रक्षा करेगा और कायो कायरो को भाई कहेगा। मुत्सुमी ताइयों को गले लगाने दौड़ती है और भाई बहन सही समय पर पहुंचकर उनका उत्साह बढ़ाते हैं। संग फुताबा एक चकित कायो इकायरो का मजाक उड़ाता है क्योंकि अब यह उस पर आ गया है कि वह ताइयों को सिखाए कि मुत्सुमी की रक्षा करना क्या होता है।